नमस्कार। आज का मेरे व्याख्यान का विषय है सामाजिक अनुसंधान के चरण, या हम इसको सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। हम ये जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना। समाज में प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, जो समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं, समाज की प्रगति का सूचक होती हैं, समाज को उत्थान की ओर ले जाती हैं। और इसके विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, समाज को विघटित करने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रसार और प्रचार, ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक सकारात्मक दिशा का कार्य कर रहा है। तो एक घटना ये भी है। तो और दूसरी ओर वो घटना, आतंकवाद की घटना का हम उदाहरण ले सकते हैं। आतंकवाद है या कोई अपराध, किसी तरह का अपराध है, उसको ले सकते हैं। तो वो भी घटनाएं हैं। दोनों ही प्रकार की घटनाएं समाज में हर समय होती रहती हैं। जहां एक और कक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं कुछ विद्यार्थी अपराध से जुड़ करके भी कोई भी घटना घटित कर रहे होंगे, या हम उम्मीद कर सकते हैं कर सकते हैं वो। तो दोनों ही प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना, ये समाज वैज्ञानिकों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। सामाजिक घटना के अध्ययन के कुछ चरण हैं जो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। जब एक अनुसंधानकर्ता अर्थात समाज वैज्ञानिक किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, तो वो शुरुआत करता है विषय के चुनाव से। ये विषय कोई भी हो सकता है। विषय ऐसा हो जो रुचिकर हो, जिसमें अनुसंधानकर्ता की रुचि हो। विषय ऐसा हो जिस पर अनुसंधान कार्य नहीं किया गया हो और जिसके बारे में कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना हो। तो विषय के चुनाव से सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ होता है। विषय के चुनाव के बाद, जैसा हम जानते हैं कि चूंकि अनुसंधानकर्ता के लिए वो विषय नया है और उस विषय की पृष्ठभूमि में जाना उसके लिए आवश्यक है, उस विषय को समझना, उस घटना को समझना उसके लिए आवश्यक है। तो उस घटना को समझने के लिए अगले चरण के रूप में वो अपनाता है संबंधित साहित्य के अध्ययन को। अर्थात जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा है, उस विषय पर विश्व के किसी भी देश में या विश्व के कई देशों में कई लेखकों ने, कई समाजशास्त्रियों ने, कई समाज वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। और जो लिखा हुआ था, जो उन्होंने लिखा समय समय पर, वो पुस्तकों के रूप में, जर्नल्स के रूप में, शोध पत्रों के रूप में, मैगजीन्स के रूप में ये उपलब्ध भी है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण के रूप में अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि उस विषय के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो प्रकाशित रूप में है, चाहे वो पुस्तक हो, पत्रिका हो, अखबार हो, जीवन इतिहास हो, कुछ भी हो, तो उस चीज का वो अध्ययन करता है। ऐसा करने से क्या हो? ऐसा करने से अनुसंधानकर्ता उस घटना की पृष्ठभूमि में जाता है, उस घटना को समझने का प्रयास करता है कि आखिर उस घटना के बारे में क्या क्या चीज पहले लिखी जा चुकी है और क्या क्या चीज उसके लिए नई हो सकती है। तो ये जो चरण है दूसरा वाला, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर अनुसंधानकर्ता इस चरण का पालन नहीं करता, तो उस स्थिति में वो घटना के अधिकतम ज्ञान से वो अपरिचित कर सकता है। तो घटना के ज्ञान को अर्जित करने के लिए पूर्व में क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं, कहाँ कहाँ अध्ययन हो चुके हैं, क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं, उन सबको जानने के लिए उसे संबंधित साहित्य के अध्ययन की तरफ पढ़ना पड़ता है। तीसरे चरण के रूप में उद्देश्यों का निर्धारण। जब एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान करता है, तो उसके लिए वो कुछ उद्देश्य लेकर के काम करता है। बिना उद्देश्यों के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अनुसंधान कार्य बिगड़ जाता है या विकृत रूप ले लेता है।
या दिशा विहीन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अनुसंधान कार्य, हमारा अध्ययन एक सही दिशा पर कार्य करे और हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमको प्राप्त हों, तो उसके लिए प्रारंभ में ही उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। और अगर उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अनुसंधान कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य में सफल होता है और घटना का वास्तविक अध्ययन करने में भी वो सफल होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद प्राकल्पना का निर्माण करता है। प्राकल्पना का तात्पर्य है कि वो पूर्व अनुमान लगाता है घटना को लेकर कि क्या अध्ययन क्षेत्र होगा, किस जगह के लोग उस घटना से प्रभावित होंगे, किस प्रकार की वो अध्ययन पद्धति अपनाएगा, क्या पद्धति अपनाएगा वो, और किस प्रकार से तथ्यों को संकलित करेगा, कितने लोगों पर अध्ययन करेगा, कितनी सूचनादाता होंगे उसको, किस प्रकार अवलोकन करेगा। तो इन सभी चीज़ों का वो पहले से ही अनुमान लगाता है, उसे हम प्राकल्पना कहते हैं। मैं और भी सरल भाषा में बात करूं, जब भी हमारे परिवार में किसी की शादी होती है, विवाह होता है, और अगर हमको शादी में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं तो पहले से ही हम तय कर लेते हैं 10 लाख रुपए किस प्रकार खर्च करेंगे, कितना लड़के वाले को हम कैश देंगे, कितने जेवर पर खर्च करेंगे, कितने दावत पर खर्च करेंगे, कितने डेकोरेशन पर खर्च करेंगे। तो एक पूर्व अनुमान हम पहले लगा लेते हैं, तो वही पूर्व अनुमान प्राकल्पना कहलाता है। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य से पहले पूर्व अनुमान जरूर लगाते हैं हम लोग, तो वो प्राकल्पना होती है। और यही बात सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होती है कि अनुसंधानकर्ता जब भी किसी घटना का अध्ययन करता है तो उस घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर वो एक पूर्व अनुमान लगाता है, और इस प्रकार उस प्राकल्पना को साथ लेकर ही वो आगे बढ़ता है, कार्य करता है, और इस प्राकल्पना का परीक्षण शोध कार्य के दौरान वो करता है। प्राकल्पना के बाद फिर आती है आपकी कि अध्ययन पद्धति, कि अध्ययन पद्धति क्या रहेगी उसकी, किस प्रकार अध्ययन करेगा। और अध्ययन पद्धति में ये जो चीजें शामिल हैं वो अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है। अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां सूचनादाता निवास करते हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र छोटा गांव हो सकता है, एक कोई कॉलोनी हो सकती है, एक क्लासरूम हो सकता है, एक जिला हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, पूरा देश हो सकता है, या कई देश हो सकते हैं। मतलब छोटा अध्ययन क्षेत्र भी हो सकता है और बड़ा अध्ययन क्षेत्र भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि मैं कक्षा के विद्यार्थियों पर अध्ययन करूं, तो अध्ययन क्षेत्र मेरा क्या रहा, कक्षा केवल बीए पार्ट सेकंड की कक्षा या बीए पार्ट थर्ड की कक्षा, तो वो अध्ययन क्षेत्र हो गया मेरा। और हो सकता है कि बीए पार्ट सेकंड के बच्चे या थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉलेज के ना लेकर के मैं 5 कॉलेज ले लूँ, तो मेरा पूरा अध्ययन क्षेत्र क्या हुआ, 5 कॉलेज, और 5 कॉलेज में बीए पार्ट सेकंड या बीए पार्ट थर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी। हो सकता है कि मैं बीए पार्ट सेकंड के सारे राजस्थान के सारे विद्यार्थियों को ले लूँ, तो मेरा अध्ययन क्षेत्र क्या हुआ, पूरा राजस्थान के सारे कॉलेज, और सारे कॉलेज में कौन से, बीए पार्ट सेकंड के छात्र, या अगर बीए पार्ट थर्ड के छात्र हैं तो बीए पार्ट थर्ड के छात्र। तो इस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। और अध्ययन क्षेत्र के चुनाव के बाद में फिर सूचनादाताओं का चुनाव। सूचनादाता, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सामाजिक अनुसंधान में सूचनादाताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सूचनादाता ही घटना को लेकर के, घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर अनुसंधान को अनेकों प्रश्नों का जवाब देते हैं। अनुसंधानकर्ता किन किन प्रश्नों की जिज्ञासा उसके मन में है, किन किन प्रश्नों के उत्तर चाहता है, तो अनुसंधानकर्ता उन प्रश्नों का निर्माण करता है और उन प्रश्नों को सूचनादाताओं की सहायता से उनका हल निकालने की कोशिश करता है, और इसके आधार पर वो घटना के बारे में एक निष्कर्ष सामान्यीकरण रूप में अंत में निकालता है। अध्ययन क्षेत्र का चुनाव, उसके बाद सूचनादाताओं का चुनाव जो अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं और उसके द्वारा चाहिए गई सूचनाएं उस तक प्रेषित करते हैं, उसको बताते हैं। इसके बाद तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव। प्रविधि जो प्रयोग की जाती है, अनुसूची एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रायः इनमें से ही किसी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रविधियां हैं, लेकिन हम यहाँ खाली 3 प्रविधियों की बात करेंगे। अनुसूची साक्ष्य अनुसंधान की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है, अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है, और इन प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाता है। अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है, उनको वो छपवाता है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है वो, और प्रत्येक सूचनाता के लिए एक अलग अलग अनुसूची होती है। जैसे अगर 100 लोगों का अध्ययन कर रहा है वो, तो 100 अनुसूची उसके पास होंगी। 500 लोगों का अध्ययन कर रहा है तो 500 अनुसूचियां उसके पास होंगी। 1000 का अध्ययन कर रहा है तो 1000 अनुसूचियां होंगी। तो जो उद्देश्य उसका है इनको लेकर के, सूचनाताओं को लेकर के कि कितने सूचनाता होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, तो अनुसूची वो तैयार करवाता है। प्रश्नों की सूची होती है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे संभावित उत्तर भी विकल्प के रूप में होते हैं। प्रश्न के नीचे चार विकल्प से ले रखे या 6 लिख रखे हैं कि इन चारों में से ही या 6 में से ही किसी एक उत्तर को चुनने की संभावना है ना। और अगर कोई इन 4 विकल्पों के अलावा या 6 विकल्प के अलावा कोई और उत्तर प्राप्त होता है तो उसको वह तत्काल वहां लिख सकता है। तो प्रश्नों की सूची, प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा, प्रत्येक प्रश्न के नीचे वैकल्पिक उत्तर, और अनुसंधानकर्ता अनुसूची को लेकर अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, प्रत्येक सूचनाता से मिलता है, प्रश्नों को स्वयं पढ़कर बताता है एक एक प्रश्न को, और प्रत्येक सूचनाता से उत्तर प्राप्त करता है, और उन उत्तरों का अंकन, उन उत्तरों का लेखन वो स्वयं अपने हाथ से करता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं भरा जाता है। सूचनाता अनुसूची को नहीं भरते, अनुसंधानकर्ता अनुसूची को स्वयं भरता है। और एक एक प्रश्न, इसका फायदा यह है कि जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं अनुसूची के माध्यम से, प्रायः वो सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता सामने होता है तो सूचनाता झूठ नहीं बोल पाते, और इस प्रकार सही सूचनाएं वो देते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि यदि प्रश्न की भाषा नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो अनुसंधानकर्ता सरल भाषा में उस प्रश्न को सूचनाताओं के सामने स्पष्ट कर सकता है, समझा सकता है। तो इस प्रकार से अनुसूची प्रविधि है। अनुसूची का लेकिन जो प्रयोग है वो सीमित अध्ययन क्षेत्र वाली समस्याओं या घटनाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची को लेकर प्रत्येक सूचनादाता के पास जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो 10 साल लगा देगा, ऐसा तो नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्च कर देगा, उसकी आर्थिक सीमाएं हैं, समय की सीमाएं हैं। तो अगर 100 सूचनादाता है, 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं या 1000 हैं, यहाँ तक तो उसकी सीमाएं उसको अनुमति देती हैं कि वो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता से, प्रत्येक सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकता है, उनके पास जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा है तो फिर अनुसूची प्रविधि उसके लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो अनुसूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है और स्वयं ही उनके उत्तर लिखता है, और सूचनादाता इसके उत्तरों को नहीं भरता। और प्रायः जो प्रश्नों के नीचे उत्तर दे रखे होते हैं, उन्हीं उत्तरों में से कोई भी एक उत्तर अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूछे जाने पर सूचनादाता को चुनना पड़ता है। इसके बाद दूसरी प्रश्नावली भी अनुसूची की ही भांति प्रश्नों की सूची होती है। जिस प्रकार अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है, उसी प्रकार प्रश्नावली भी अनुसूची की तरह प्रश्नों की सूची होती है, और इसमें भी प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। और ये सभी प्रश्न घटना से संबंधित होते हैं। जिस घटना का अध्ययन किया जाना है, तो घटना को लेकर के अनुसंधानकर्ता के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उसकी जिज्ञासाएं हैं, वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, तो उन सभी चीजों को लेकर के वो प्रश्नों का निर्माण करता है। प्रश्नावली भी छपी हुई होती है। मुख्य अंतर अनुसूची में और प्रश्नावली में जो है वो इस बात का है कि मैंने कहा कि अनुसूची सीमित अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्या के लिए, घटना के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग ऐसी घटनाओं के लिए किया जाता है
जिनका संबंध एक बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से है। यानी आप 50,000 लोगों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, 10,000 लोगों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, और जो लोग हैं जिनका अध्ययन कर रहे हैं वो एक जगह नहीं रहते। एक भारत में रहता है, एक चीन में रहता है, एक जापान में रहता है, या एक भारत के एक राज्य में रहता है, दूसरा दूसरे राज्य में रहता है। तो जब अनुसंधानकर्ता की सीमाएं उसे प्रत्येक अनुसंधानकर्ता से संपर्क स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं देती, उस स्थिति में वो प्रश्नावली का सहारा लेता है। दूसरा अंतर यह है कि अनुसूची तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरी जाती है अध्ययन क्षेत्र में सूचनादाता के सामने, जबकि प्रश्नावली को डाक द्वारा या मेल के द्वारा सूचनादाताओं तक पहुंचाया जाता है। अगर मुझे कोई अध्ययन करना है और मेरा अध्ययन क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरे भारत में सब जगह चला जाऊं, इतना समय भी नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा समय या पूरी जिंदगी उसमें निकाल दूं। मेरी भी समय की सीमाएं हैं, पैसे की भी सीमाएं हैं। तो उस स्थिति में मैं प्रश्नावली प्रविधि को चुनूंगा, और अगर मैं प्रश्नावली प्रविधि को चुनता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रश्नों की एक सूची तैयार करनी पड़ेगी, जिन प्रश्नों के उत्तर मुझे घटना को समझने में मदद करते हैं, ऐसे प्रश्नों की सूची। प्रश्नों के नीचे वैकल्पिक उत्तर भी होंगे कुछ, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बिना उत्तर वाले भी होंगे, अर्थात जहां वो स्वयं भी लिख सकता है अपने हाथ से। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। मैं प्रश्नावली को छपवाऊंगा और प्रश्नावली को फिर मैं मेल के द्वारा या डाक के द्वारा अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के पास में मैं डाक के द्वारा या मेल के द्वारा भेजूंगा। तो ये एक अंतर आ गया कि इसमें प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता नहीं भरता, इसको कौन भरता है? सूचनादाता भरते हैं, जिनके पास प्रश्नावली पहुंचती है। लेकिन प्रश्नावली इस लिहाज से अच्छी है कि अनुसंधानकर्ता अपने घर से ही काम कर सकता है, उसे लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इसमें जो उत्तर प्राप्त होते हैं कई बार देखा जाता है कि वो उत्तर गलत होते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो सूचना आता है वो प्रश्नावली को गंभीरता से नहीं ले रहे। कई बार देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास हमने प्रश्नावली भेजी है वो स्वयं नहीं भरता, बल्कि दूसरे किसी व्यक्ति से भरवा देता है जिसको कि उस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है। और कई बार तो ये देखा जाता है कि प्रश्नावली लौट कर ही नहीं आती, मैंने भेज दी लेकिन मेरे पास लौट करके नहीं आई। तो ये बहुत सारे दोष प्रश्नावली के हैं, और इसीलिए ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता वो अनुसूची का चयन करते हैं, अनुसूची का चुनाव करते हैं और उसके आधार पर ही तथ्यों का संकलन करते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं का व्यक्तिगत या सामूहिक साक्षात्कार लेता है। जैसी भी स्थिति हो, लोगों को किसी एक निश्चित दिनांक पर, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर वह आमंत्रित करता है और सूचनादाता उसके पास आते हैं और वह सभी सूचनादाताओं से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार में एक बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि अगर अनुसंधानकर्ता के मन में कोई नया प्रश्न उठता है तो वो तुरंत उस प्रश्न को साक्षात्कार के समय पूछ सकता है। मतलब वो बातें नहीं है कि जो वो लिख के लाया है उन्हीं प्रश्नों को पूछना है, उसके अलावा कोई और भी प्रश्न वो पूछ सकता है। तो जैसा हमारा अध्ययन क्षेत्र है उसके आधार पर हम सूचनादाताओं का चयन करते हैं और उसके आधार पर ही हम एक सही और सटीक प्रविधि का निर्धारण और चुनाव करते हैं। इसके बाद प्रविधि का पूर्व परीक्षण करते हैं। पूर्व परीक्षण से मतलब है कि हमने जो प्रविधि चुनी है, चाहे वो अनुसूची है या प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, तो उसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या उससे हमारे उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर वो जो है वो जो है पहले उसका परीक्षण करेगा, पहले वो उसका क्या वो सही आ रही है रिपोर्ट या नहीं आ रही है, और इस प्रकार से फिर वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद तथ्यों का संकलन करता है। वो तथ्यों का संकलन मीन्स जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करता है। सूचनाओं के संकलन के बाद, तथ्यों के संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण करता है, यानी अलग अलग वर्ग में उनको विभाजित करता है, अलग अलग वर्गों में बांटता है। जैसे आपका मैंने अध्ययन किया,
और कोई कोई मैंने प्रश्न पूछा तो आप में से 10 लोग कह रहे हैं कि हाँ, उत्तर संभावित उत्तर हाँ और नहीं। अगर 2 उत्तर है, 10 ने कहा हाँ, तो 10 लोगों का हाँ वाले जितने लोग हैं उनकी संख्या अलग कर ली जाएगी, उनका एक अलग वर्ग बन जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं कहा है उनका एक अलग वर्ग बन जाएगा। तो जो भी सूचना मिलती है तो उनके अलग अलग वर्गों में उनको वर्गीकृत कर लेते हैं। और इसके बाद तथ्यों का सारणीयन। जैसा हम जानते हैं कि तथ्यों को अगर हम व्याख्यात्मक तरीके से लिखेंगे तब तो समझने में और समझाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि किसी पे इतना समय नहीं है कि वो इतनी सारी भाषा, इतना जो लिखा हुआ है उसको पढ़े। तो तथ्यों का सारणीयन, ये तथ्यों को सारणी के रूप में, टेबल के रूप में, टेबल की फॉर्म में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमको ये बताना है कि 1991 में, 2001 में, 2011 में इतनी जनसंख्या थी, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर सारणी से अगर बात करेंगे कि लिख देंगे वर्ष 1991, 2001, 2011, 2021 ये लिखेंगे और सामने जनसंख्या इतनी इतनी। लेकिन इसी चीज को अगर हम भाषा में लिखेंगे तो शायद लोग इतने इंटरेस्टेड उसको पढ़ने में नहीं होंगे। तथ्यों की सारणीयन के बाद फिर आता है तथ्यों का विश्लेषण। उसकी एक एक चीज को लेकर के उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और अंत में तथ्यों का सामान्यीकरण, अर्थात तथ्यों के बारे में एक जो घटना है उसका एक सामान्य नियम बनाया जाता है कि ये घटना इसलिए होती है या ऐसा करने से घटना हो सकती है, क्योंकि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती और कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जिसके साथ परिणाम ना हो। तो कारण और परिणाम, घटना के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना ही सामान्य एक उद्देश्य होता है सामाजिक अनुसंधान का। तो कार्य कारण संबंधों की विवेचना के आधार पर घटना के बारे में एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया जाता है। तो ये कुछ वो चरण हैं जो एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटना के अध्ययन के समय अपनाता है, और इनके आधार पर ही वो घटना का अध्ययन करता है। मुझे उम्मीद है कि वो सभी विद्यार्थी जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, या समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और सामाजिक अनुसंधान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरा आज का ये व्याख्यान बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है।